जी पार्ट 2 स्टार्ट हो चुका है जी, एंट्रीज हो गई हैं। अगर होती मंगल की तो कल भी ऑन होता, कल पढ़ के जाते, तो फिर उधर से हफ्ता भी तो ऑन हो गया ना, वो उधर से भी तो फिर संडे ऑन होता, अगला हफ्ते की भी छुट्टी होती। करोगे तो भुगतोगे, जैसे आज भुगतोगे जिन्होंने किया है। ये कोई ऐसा काम नहीं है कि खाना पूरी हम कर रहे हैं, ना करेंगे अभी बाकी क्लास में जितनी देर पढ़नी है। इतना टाइम नहीं है हमारे पास बेटा, क्या करें, मजबूरी है। होगी एंट्रीज। आईपी डेबिट, आईपी डेबिट, यार ये इतना आसान, आईपी डेबिट, आईपी डेबिट, आईपी डेबिट, आईपी डेबिट, लो जी डेबिट पे डेबिट। 4 + 9 + 4 + 10 + 4 + 10। उसके बाद सारे देख लो तसल्ली से, कोई बैलेंस शीट आइटम तो नहीं है। एक्सपेंस इनकम, एक्सपेंस इनकम, एक्सपेंस इनकम, रिटेन अर्निंग्स क्रेडिट। उसके बाद क्या करेंगे जी? ओहो, आपने हेडिंग ही नहीं दी कि ये क्या कर रहे हैं आप। नहीं जी, नहीं कंसोलिडेशन, वो बात वो अंदर की बात है, आपस की बात है, वो नहीं किसी को बतानी। ये एग्जामिनर को नहीं बताना आपने, एग्जामिनर को सिर्फ ये बताना है जनरल एंट्रीज हैं। ये तो मेरी और आपकी आपस की बात, जुगाड़ नहीं बताते थे किसी को, ठीक है। हाँ, चुप करके बस ऊपर हेडिंग क्या देनी है, जनरल एंट्रीज, जोनल एंट्रीज, जोनल एंट्रीज हैं। ओके बच्चों, एग्जामिनर को क्यों बताएं कि हमने ये कैसे डिवाइस किया, हर बंदे का अपना अपना तरीका होता है, ठीक है। हाँ, किसी बच्चे को ज़रूर बता देना जो साथ आपको जो पूछना चाहे, जिसको मसला हो, तो एग्जामिनर को नहीं बता पेपर में। हाँ, नेक्स्ट है जी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट 4 से। उसके बाद इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट। यार ये तो आसान था यार, को मुश्किल सा देखना चाहिए था वैसे आपको, मजाक नहीं, वैसे मुश्किल है ही नहीं ये काम, कितना आसान काम है ना। अब बाकी जो है ना वो जो है वो प्रैक्टिस कर लेना। इधर देखो ये 2 ही रह गए मेरे ख्याल से, ये एक आसिफ इंजीनियरिंग है, इसमें पीपीई है बस, और दूसरी तरफ बिल्कुल वैसा ही है। ये हो जाएंगे, पिक्चर ले लो ना, ये पिक्चर ले लो ताकि याद रहे कि ये दोनों करने हैं। हाँ जी, क्या सर क्या कौन नाच गया? हाँ जी, एमसीक्यूज आपको दिए थे होमवर्क में, सारे हो गए थे, मैंने करवा भी सारे दिए। ओह माय गॉड यार, कुछ भी नहीं बचा आज तो करने को। वो तो टर्म टेस्ट तो बुला नहीं लगाऊं मैं, लेकिन ये ओके, चलें आगे। ज़रा एक बार मुझे थ्योरी के सफ़े गुजार जी। ये तो तुम लोगों ने कर जो लिया है, ये इकट्ठी तस्वीर आ जाएगी, आ जाएगी इकट्ठी, अगर मैं हट जाऊं तो। 2 कर दें, लो मैं भी बैठा रहूँगा, ये लो, ये 2, ये 2, ये लो। जब नोट कर लिया तो फिर क्यों तस्वीरें खींचते हो, शर्म नहीं आती, तस्वीरें खींच दो। वो पीछे हैं फोटोग्राफर कुछ बैठे हुए। ये आपका होमवर्क है, ओके, और ये आपने कर लिया। अच्छा जी, अब सारे एमसीक्यूज हो गए, सारे क्वेश्चंस हो गए, जो रह गए हैं वो आपने नहीं करने, जब करने होंगे मैं खुद करा दूंगा। एक ही मेरे ख्याल में कोल वाला मैंने छोड़ा है, ये छोटे मोटे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, ज़रूरत पड़ने पर मैं खुद करवा दूंगा, ठीक है। पहले सफ़े में कोई मसला, दूसरे को मैंने खुद पढ़ाया है, कोई मसला तीसरे को मैंने खुद पढ़ाया है, चौथे को भी तकरीबन खुद ही पढ़ाया है। बाकी जो आपको कहा था रीड ऑनली वो आपने करना था, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इससे ऑनवर्ड्स, ठीक है, 493 से लेकर आपने 494 के एंड तक जो भी है वो, बल्कि अब चेन एस्टीमेट भी ध्यान से पढ़ना है आपने, वो मेरे ख्याल में रीड ऑनली दिया था, कहाँ गया वो, नज़र नहीं आ रहा ये, ठीक है जी। अकाउंटिंग एस्टीमेट क्या है तो लिखो ज़रा होमवर्क में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर टेक्निकल चीज़ें हैं, पढ़ोगे तो पूछ सकोगे, ठीक है।
अब MCQ भी सारे हो गए तो ये नहीं करना कि यार गोली करा दें, कोई बात नहीं, आपके 15 मिनट किसी एक दिन लगने हैं। जब बोर हो जाओ ईद पे गोश्त खा खा के तो ये 2 सफ़े पहले ये पढ़ लेना 489 और उसके आगे थोड़ा सा है बस ऐसे, ठीक है। उसके बाद अगला आपने पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा हुआ तो वही पढ़ लीजिएगा। और फिर जब बोर हो जाएं तो 493 और 494 की बाकियात, ठीक है, ये आपने लाजमी कर लेना है। ओके, अब इस चैप्टर में मेरे हिसाब से तो और कुछ नहीं रह गया। इस चैप्टर को ज़रा देख लें एक बार, इसमें कुछ बाकियात थी हमारी छोटी मोटी। ये रीड ओनली मैंने आपको करने को दिया था। इसमें ये वाली चीज़ आपको ऑर्डिनरी और प्रेफरेंस शेयर्स वाली बात, देखो अब ये बच्चे कम हैं, 10 मिनट की बात है, लेकिन ये यहाँ पर भी यूज़ होनी है और EPS में भी यूज़ होनी है, तो इसको फिर फ़िलहाल मैं बात इसकी नहीं कर रहा, ठीक है। बाकी ये कैपिटल रेवेन्यू रिजर्व वगैरह मैंने करवा दिया था, इसका कोई MCQ तो नहीं रहता, ये तो ख़त्म ही हो गया था, ये पेंडिंग। असल में ना एक कहीं पे लिख लें, अब बच्चे ना कम होते तो ये मैं आज करवा देता, मौका वैसे आज है क्योंकि टाइम है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एक चीज़ होती है, ये पढ़ाना है आपको। इसमें एक होता है इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और दूसरा होता है रिडीमेबल। तो ये क्या होते हैं ये आपको बताना है, लेकिन पता है ये क्लास को बच्चे लिफ्ट ना कराएं, ये छोड़ दें और फिर मुझे EPS के चैप्टर में दोबारा भी करवाना पड़ना है, तो बच्चे पूरे हो लें, ये करवाऊँगा। यही प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की एक कैटेगराइजेशन ये है, ठीक है, कि ये आपके इरिडीमेबल या रिडीमेबल हो सकते हैं, ट्रीटमेंट अलग अलग है, ठीक है। दूसरी इनकी जो क्लासिफिकेशन है वो ये है कि ये क्यूमुलेटिव हो सकते हैं या नॉन क्यूमुलेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 क्लासिफिकेशंस आपको इंशाल्लाह मैं करवा दूंगा। EPS का चैप्टर जब शुरू होगा ना तो उसके अंदर जो ये होते हैं क्वेश्चंस, कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन, जो सबसे पहले जो मैंने फॉर्मेट सा बनाया हुआ है, इसका क्वेश्चन ही है वो फॉर्मेट ही है बस, ठीक है, वो समझाता हूँ तो मैं सबसे पहले यही करवाऊँगा, तो उसी वक्त ही करवा दूँगा, ठीक है जी। तो ये अगर आपको इस चैप्टर के अंदर पेंडिंग लगे, कोई चीज़ ऐसी नज़र आए कि जो प्रेफरेंस शेयर्स का नाम आ रहा है वो क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव आ रहा हो, तो उसको आप थोड़ा सा माफ़ कर दीजिएगा। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की डिस्कशन मैंने आपसे अभी करनी है, ठीक है, ओके। अच्छा, अब ये भी है और साथ के साथ आपको पता है करेक्शन ऑफ एरर के भी 2 सवाल हैं। क्या करना पसंद करेंगे? करेक्शन ऑफ एरर की ज़्यादा डिमांड आ रही है मुझे लगता है, चलो वही कर लेते हैं। लेकिन मुझे ये बताओ, इसमें मैंने ये सवाल करा दिया था ना, वो जिसमें सस्पेंस, वो जो एम्बेजलमेंट है, चूना लग गया था, ये पूरा हो गया था ना? चलो शुक्र है। अब रह क्या गया, 9वां और 5वां? पहले 9वां कर लेते हैं, मोस्ट रिसेंट है, ऐसे ही है। उसके बाद सिर्फ क्या रह जाएगा, 5वां। 9वां अभी कर लेते हैं, उसके बाद फिर चले जाएंगे टर्म टेस्ट की डिस्कशन। क्या ख्याल है? 5वें को बरकत के लिए रख लेते हैं, ओके। प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड अबव एरर्स। ज़रा देख लो, आप भूल गए होगे, ज़रा क्विकली इसको ज़रा एक नज़र डालो। मुक्सर प्राइम एंट्री भी है, चलो जी भैनों ते भरावो, ड्यूरिंग द रिव्यू ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ जाली ट्रेडर्स, जाली ट्रेडर्स नहीं, जाली ट्रेडर्स। हम लोग तो उर्दू ऐसी है ना हमारी, जाली आप लोग कहते हैं, जाली होता है वो, जाली, ठीक है, ये जाली है, जाली। फॉर द ईयर 30 जून 23 फॉलोइंग एरर्स वर हाईलाइटेड। अ पेमेंट ऑफ 90,000 टू अ सप्लायर वॉज रिकॉर्डेड एज परचेज ऑफ इन्वेंट्री ऑन कैश। क्रेडिटर डेबिट, कैश क्रेडिट होना चाहिए था, क्या ख्याल है, लेकिन कर गए आप परपेचुअल मेथड यूज़ करते हैं, प्रॉफिट 25% ऑन सेल कमाते हैं, सारे फिक्स एसेट्स को 20% रिड्यूसिंग बैलेंस पे डेप्रिशिएट करते हैं। ये बातें पढ़ लिया करें सवाल के अंदर, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है जी, आ पेमेंट टू अ सप्लायर, क्रेडिटर, क्रेडिट डेबिट कैश क्रेडिट होना था, वॉज रिकॉर्डेड एज
परचेज अब सिस्टम कौन सा है, परपेचुअल। तो इसमें आपने यही ना करें, यही करते हैं, जो हो गया वो हो गया। ये जो डिस्कशन चल रही है ये तो यहीं भी कर रहे होते हैं ना हम, यहाँ पे करते हैं आज ऐसे जी। पहली एडजस्टमेंट जी, पेमेंट है ओरिजिनल, पहली एंट्री ओरिजिनल, पेमेंट है क्रेडिटर को, तो क्या एंट्री होनी चाहिए थी, क्रेडिटर डेबिट कैश क्रेडिट। ये आप फरमा रहे हैं, ऐसा ही है। देखो ना, आज तो आखिरी सवाल है, इधर कर सकते हैं जी। ओरिजिनल एंट्री पहली एडजस्टमेंट, ओरिजिनल एंट्री क्रेडिटर डेबिट कैश क्रेडिट होना चाहिए था 90 से, ठीक है जी। लेकिन गलती से उसको इन्होंने रिकॉर्ड कर लिया है एज परचेज। अब सिस्टम अगर परपेचुअल है तो परचेजेस को आप रिकॉर्ड करेंगे इन्वेंट्री के अंदर, यानी कि आप परचेज की एंट्री करेंगे। इतना तो याद है ना, पीरियोडिक परपेचुअल, इन्वेंट्री डेबिट क्रेडिटर कैश या क्रेडिट, ये तो कैश था, सॉरी ठीक है, कैश क्रेडिट जी। कितने से, 90 से। अब करेक्शन करनी है, क्या क्या कह रहा है, करेक्शन नहीं करनी, अच्छा टेरिफाइंग, मैं क्या पता नहीं की कह रहा है, मुंडा पागल हो गया है, खुशियाँ चढ़ी हुई हैं, खुशियाँ। रेक्टिफाइंग एंट्री, क्रेडिटर डेबिट होना था, नहीं हुआ, करें। कैश क्रेडिट होना था, हो गया, कुछ ना करें। यार इतनी आसान है जिसमें, क्या तो 2 आसान है, रहने दें, अब ना कहें आसान है, रहने दें, शर्म आनी चाहिए आपको जी, लेकिन वो आपको नहीं आनी। नेक्स्ट जी, रेक्टिफाइंग एंट्रीज ही मांगी हुई है ना, तो ये आपने पहले सफ़े पे रखना था इसको, और वर्किंग के अंदर ये दोनों। और इतनी आसान चीज़ हो तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप, मैंने आपको कहा वो ये आसान एडजस्टमेंट ही थी, ठीक है। बैग ही पढ़ाना है आज, तो फिर ऐसी लगी। अच्छा जी, अब जब तक आपको नया टॉपिक शुरू नहीं करते, बैठ ही पढ़ाना पड़ेगा मुझे। मौजें आपकी नहीं है बेटा, आगे लेट हो रहा है। पता है क्या क्या रहता है अभी, EPS 7 से 8 दिन उस पर लगते हैं, फिर रेशोज़ 6 से 7 दिन उस पर, ज़्यादा ही 7 से 8 दिन रखो, उस पर 8 दिन लगते हैं, कैश फ्लो 11-12 दिन उस पर लगते हैं, NPO 10-11 दिन उस पर भी लगते हैं, गिनती कर लो, दिन इतने नहीं है। फ्रेमवर्क पे भी 1 दिन लगता है, आप 2 दिन रखो उसके भी, हैं 40 डेज, ज़रा गिनती करो, संडेज निकाल के करना, कोई नहीं है 40 तो नहीं, खैर बनते ज़्यादा कर दिए आपने, मतलब 10 और 12 22 और 8 30, तकरीबन 36-37 रियलिस्टिकली, लेकिन 36-37 भी नहीं है, मेरे ख्याल में 34 दिन है, तो 1-2 संडेज लगने हैं अभी आपके, बता रहा हूँ। कोशिश करेंगे वीकडेज में कर लें कभी 1-2 दिन, बहुत ऐसे एज टू एज चल रहे हैं, 1 हफ्ता पहले शुरू किया, दो ईदें भी तो भुगताई हैं आपने, ठीक है, तो बिल्कुल एज टू एज चल रहे हैं आप, कहीं पे भी तेज़ी नहीं कर सकते आप, वरना ये सारा वो जिस टॉपिक में एक में तेज़ी कर जाए वही आ जाए पर्चे में 20 नंबर था मिसाल के तौर पे, तो बस फिर होगी तेज़ी, तो तेज़ी से वापस आएगा पर्चा, तेज़ी नहीं कहीं करनी। इन्वेंट्री विदड्रॉन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज़, एक दिन बताया था, इन्वेंट्री लेकर जाए तो ड्राइंग्स डेबिट, और सिस्टम कौन सा है यार, इधर कर तो रहे हैं, तो ओरिजिनल होनी चाहिए थी ड्राइंग्स डेबिट। यार इतना आसान सवाल, ये मोस्ट रिसेंट तो यही है आपकी किताब में, ड्राइंग्स, इससे भी रिसेंट वो है जो टर्म टेस्ट में था, आता हो टॉपिक, ठीक है। ड्राइंग्स डेबिट, परचेजेस क्रेडिट, इन्वेंट्री क्रेडिट जी, कितने से, वर रिकॉर्डेड, वॉज रिकॉर्डेड एज अ क्रेडिट सेल ऑफ। अब सेल जब रिकॉर्ड किया बच्चों, तो सेल तो इसने सेलिंग प्राइस पे ही की होगी ना, ओए होए, मार्कअप मार्जिन भी नहीं रिवाइज कराया हुआ, चलो कोई बात नहीं, हो सकता है इस सवाल के बाद मार्कअप मार्जिन, आज खुली छुट्टी है हमें, मार्कअप मार्जिन CMA वालों ने किया हुआ है ना, FAR1, सिर्फ FAR1 जो पढ़ रहा है इधर क्लास में वो हाथ खड़ा करे, इनने तो नहीं ना किया मेरे साथ, करके आए होंगे कहीं से, मेरे साथ तो नहीं ना किया जी। C+P=S, ये एक इक्वेशन होती है हमारी, मैं बताऊँ आपको, ठीक है। मार्कअप मार्जिन भी पूरा रिवाइज ऐसे नहीं करा सकता, ये लेक्चर जिसने छोड़ना है, मार्कअप मार्जिन तो कई बार आना है आगे, तो इसको भी इसलिए मैं पूरा रिवाइज नहीं करा रहा, बहरहाल गुजारा करो। अगर 25% ऑन सेल है, तो जिसके साथ प्रॉफिट की परसेंटेज लिंक्ड हो उससे आपने 100 लेना होता है, प्रॉफिट कितना है, तो फिर कॉस्ट कितनी होगी, ये बैलेंसिंग निकालो 75।
ये इस तरह से होता है। जिसके साथ प्रॉफिट लिंक किया जाए, जिसके साथ प्रॉफिट लिंक, आज तक जितने सवाल देखे थे उसके अंदर ऐसा होता था कि वो कहता था इतने % ऑफ कॉस्ट, तो कॉस्ट को 100 ले लेते थे आप, प्रॉफिट लेट से 25, तो ये बन जाता था 125। लेकिन अगर कभी वो सेल के साथ प्रॉफिट को लिंक कर दे तो आपने इक्वेशन बनाते हुए सेल को 100 लेना है, प्रॉफिट पहले लिख लेना है और फिर बैलेंसिंग फिगर क्या निकाल लेनी है, कॉस्ट। ठीक हो गया? चलें, अब उसने एज अ सेल इसको रिकॉर्ड किया है, यानी कि ये पड़ा हुआ है, ये पड़ा है, ये पड़ा है, ये पड़ा है, बोलो किस पे, 100 पे, ये पड़ा है 100 पे। हम इसको लेकर जाना चाहते हैं क्योंकि ये एंट्रीज होनी चाहिए किससे, ड्राइंग्स हो या रिपेयर हो या चैरिटी हो एंड सो ऑन। 3-4 चीज़ें लिखवाई थी, मैंने कहा था इस सब के डेबिट को क्रेडिट किया करो परचेज या इन्वेंट्री में, लेकिन ये एंट्रीज होनी हमेशा किससे हैं, कॉस्ट से। ठीक है, तो कॉस्ट पे लेके जाना है इसको, ये पड़ा 100 पे है, हम इसे 75 पे लेकर जाना चाहते हैं। ओके, ठीक है, तो इधर आओ जी। कितना था, 460,000 में चल रहे हैं हम। 460 जो है ये 100 पे पड़ा है, इसको 75 पे ले जाओ तो कॉस्ट बन जाएगी, ये कॉस्ट आ जाएगी तो इससे एंट्री कर लेंगे। नहीं समझ आ रही तो कोई बात नहीं, मार्कअप मार्जिन की रिवीजन सिर्फ मैं अपने ईद पे गए हुए बच्चों की वजह से रिवाइज नहीं कर रहा, वरना इसका भी आज बहुत अच्छा मौका था, पर क्या करें, ईद के पहले वाला चांस दिया, ईद के बाद आके मुझे मार्कअप मार्जिन अगर किसी एडजस्टमेंट में आया तो मैंने वो सारा रिवाइज करवा देना है। जिसने पढ़ना है उसी ने पढ़ना है भाई, जिसने नहीं पढ़ना उसने जो मर्जी कर लो, नहीं पढ़ना जी। क्या आता है, 345 से ये एंट्री होनी चाहिए थी। अब वो क्या कहता है, ओ वॉज रिकॉर्डेड एज क्रेडिट सेल ऑफ, क्रेडिट सेल कितने की रिकॉर्ड की है उसने, ये तो होना चाहिए था। उसने क्या किया है, उसने एंट्री पास कर ली क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल बोलो, एंट्री क्रेडिट सेल दी एंट्री नहीं आंदी, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, हद हो गई जी। कितने से, उसने 460 से एंट्री की हुई है। अब ड्राइंग्स डेबिट होनी चाहिए थी, 345 से नहीं हुई तो करें। ये क्या है, इन्वेंट्री इन्वेंट्री मुझे समझ आ रही, मैं क्या इन्वेस्टमेंट इन्वेंट्री क्रेडिट होनी चाहिए थी, नहीं हुई, करें। अच्छा अलग अलग ही कर दें इनको, ये तो बिल्कुल अलग अलग ही होनी है ना। उसके बाद डेटर गलत डेबिट हुआ है, सही करने के लिए क्रेडिट करो, सेल गलत क्रेडिट हुई, यानी कि ये सेल ही पूरी रिवर्स कर दो, सेल्स डेबिट डेटर्स क्रेडिट 460। डन जी, ओके यस ओके हो वो ए सवाल मुकाओ, बस ये सवाल खत्म करके छुट्टी करते हैं आज। उसके बाद और गपशप, सवाल यही होगा। अच्छा प्रोविजन रखें फिर भी मेरे। थर्ड, इन्वेंट्री रिटर्न बाय अ कस्टमर, व्हाट इज दिस जी, ये क्या कर दूं, ये क्या करूं, नहीं किसी ने मशवरा दिया है, मैं पूछ लूँ, वो कर दूं ना से जान देने। हाँ, इन्वेंट्री रिटर्न की है कस्टमर ने सेल रिटर्न विद अ सेलिंग प्राइस ऑफ 540। अब इसकी एंट्री होती है, आपको पता है सेल रिटर्न की एंट्री होती है सेल रिटर्न डेबिट डेटर क्रेडिट, और ये एंट्री बिल्कुल उसने सही की है अगर 540 से की है तो। इसके बारे में तो वो कुछ नहीं कह रहा मेरे ख्याल से, वो कह रहा है वर डेबिटेड टू इन्वेंट्री, वो तो सही हुआ, इन्वेंट्री डेबिट भी होनी थी, परपेचुअल सिस्टम है ना, इन्वेंट्री वापस आई है। एंड क्रेडिट टू रिसीवेबल्स, क्रेडिट टू रिसीवेबल्स मतलब शायद वो अब पैसे नहीं लेने, ये भी ठीक है। अच्छा तो बस ये गलती है, बता दो। चलो आओ, सेल रिटर्न की ओरिजिनल एंट्री 2 एंट्री होती है ना वैसे तो, सेल रिटर्न डेबिट डेटर क्रेडिट, क्योंकि परपेचुअल सिस्टम है ना तो मैं दोनों कर रहा हूँ। 560 है, 540, 500 तो ऐसी ना। अच्छा जी, ये एंट्री करके साथ ही परपेचुअल सिस्टम आपको होता है सेल और सेल रिटर्न की 2 एंट्रीज होती हैं। दूसरी एंट्री इन्वेंट्री डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट, अब ये कॉस्ट से होती है, ये वही वाला काम, ये 100 पे पड़ा है, इसको 70, 100 तो लिखो पाए, ये 100 पे पड़ा है, इसको कितने पे, कितना प्रॉफिट था, इसको 75 पे लाओ, बोलो जी
ये एंट्री नहीं समझ आ रही तो मुझसे पूछें, वरना फिर मैं आगे चलूँ। परपेचुअल सिस्टम में सेल की भी 2 एंट्रीज, सेल रिटर्न की भी 2। सेल के वक्त 2 एंट्रीज कौन सी होती हैं? डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। और रिटर्न के वक्त एंट्रीज 2 कौन सी होती हैं? सेल रिटर्न डेबिट डेटर क्रेडिट जो आप करते आए, और इन्वेंट्री डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट। ये सेल प्राइस से एंट्री होती है सेल के वक्त, तो रिटर्न भी सेल प्राइस से ही होगी। ये एंट्री जाते हुए भी कॉस्ट से होती है, इन्वेंट्री से जो निकलती है चीज़, और वापसी भी इसकी कॉस्ट पे होती है। ये एंट्री विद सेलिंग प्राइस, ये एंट्री विद कॉस्ट। माना रिवीजन नहीं कराई, रोज़ ही कह देता हूँ, वैसे आपको तैयार कर दिया मैंने आधा। आज नहीं, आज तो बस ये सवाल है, बस ठीक है। फील फॉर देम, हमने भी कुछ कर लिया लेकिन उनके लिए थोड़ा दिल भी उदास है। आपका नहीं है, मेरा है ना, मैं उस्ताद हूँ। अच्छा जी, वर डेबिटेड टू इन्वेंट्री। ओहो, इसका मतलब उन्होंने क्या कर दिया? उन्होंने इन्वेंट्री डेबिट करके डेटर्स क्रेडिट कर दिए। ये तो 2 एंट्रीज अलग अलग होती थी, ऐसे ही है ना। उन्होंने इन्वेंट्री को डेबिट किया है और डेटर्स को क्रेडिट किया, और वो भी किससे? अब 1 बाय 1 शुरू हो जाओ। सेल रिटर्न डेबिट होना चाहिए था, नहीं हुआ तो करो। कितना आसान सवाल है यार ये। डेटर क्रेडिट होना था, 540 हो गया, कुछ ना करो। इन्वेंट्री डेबिट होना था, 405 से ज़्यादा डेबिट हो गया, सही करने के लिए क्रेडिट कर दो। 405 माइनस 540 का डिफरेंस कितना आता है? 135। कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट होना था, नहीं हुआ तो क्रेडिट कर दो। चलो कॉस्ट ऑफ सेल अब ऊपर लिख देते हैं, जगह खाली हो गई थी। देख लो, चलें आगे। नेक्स्ट, ये हो गया होगा यार, ये तो होमवर्क था, पूरा पुरानी बात है। ये तो सबसे शुरू बचपन में है ना, उस वक्त नए नए आप आए थे इस टॉपिक में। ऑन यकम नवंबर 22 एन आइटम ऑफ इक्विपमेंट वॉज सोल्ड फॉर 90। द डिस्पोजल वॉज, अच्छा ये तो गलती है ना, एंड द अमाउंट रिसीव वॉज, ये भी गलती है। ऑन यकम जुलाई द इक्विपमेंट हैड रिटन डाउन वैल्यू ऑफ 120 वाइल ओरिजिनल कॉस्ट वॉज 250। ओरिजिनल एंट्री करो जी, नंबर 4। पीपीई क्रेडिट कितने से होना है? 200। कितना है? कॉस्ट कितनी है? 250। तुम खोल लो ना किताब, बता दो, किताब ही नहीं है। अच्छा ये वॉल्यूम 1 है, आई एम सॉरी। तो यार ये पहले बताना था, मैं कॉपी करवा के तो देता कम। अरमान ही लवाया जे। अच्छा जी, इक्विपमेंट को बेचा है, ये सेल प्रोसीड्स हैं, और यकम जुलाई पे इसकी बुक वैल्यू है 120 और ओरिजिनल कॉस्ट है 250। बहुत माजरत जी, ये तस्वीर बना ही लें, आप ठहर जाएं जिन्होंने बनानी है तस्वीर। मुझे ऐसी बात बता देनी चाहिए थी, आप मेरे जहन में नहीं आया बिल्कुल। देखो अब पता नहीं क्या आप कहाँ पे लिखते रहे, अब क्या क्या सवाल तो होना चाहिए था आपके पास। ये मेरा कसूर है कि वॉल्यूम 2 में अभी करवा रहा हूँ, आपका कसूर नहीं है ना, तो मुझे देना चाहिए था ये सवाल आपको। ऑन, अच्छा जी, ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 250। 250 से एसेट क्रेडिट कर दो, और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन को जो डेबिट करना है, इसके लिए मेरे ख्याल में छोटी सी वर्किंग करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड चल रहा है। क्या ख्याल है? एन तो मिटाओ ना, सफ़ा नंबर तो पता ही है 400 है। एन भी मिटा दो, जगह जगह खुली हो जाएगी। अच्छा जी, सवाल बढ़ रहा है आगे। अच्छा जी, अब वर्किंग 1 एक्यूमुलेटेड ऑप्शन के लिए कर देते हैं छोटी सी, यहाँ पे कर लेते हैं। इसके करीब ही करते हैं जी। ओरिजिनल कॉस्ट का तो मुझे नहीं पता कि कब आई थी, कॉस्ट का पता है, लेकिन ओरिजिनल कॉस्ट की परचेज प्राइस, डेट ऑफ परचेज क्या है वो नहीं पता। तो यकम जुलाई हमारे साल का शुरू किस दिन है? यकम जुलाई 22 पर इसकी बुक वैल्यू है 120, और हमारा साल भी यही है ना, 30 जून 23 पे हमारा साल एंड हो जाना। तो हमारे साल के पहले दिन यकम जुलाई 22 पर, यही है ना, यकम जुलाई 22 ही है ना। बुक वैल्यू इसकी कितनी है? 120। मेथड अल्हम्दुलिल्लाह कौन सा था? तो 30 जून 23 पर डेप्रीसिएशन पूरे साल की होगी। नहीं, बिका कब है? ओ, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 22, 4 महीने डेप्रीशिएट करना है भाई। दिसंबर वाला साल नहीं है, जून वाला है। 4 महीने की डेप्रीशिएशन करनी है, ठीक है। तो
120 इंटू कितने परसेंट, 20% इंटू 4/12। जी आंसर नहीं, ये नहीं आएगा, मैंने गलत लिख दिया, वो पहले बिक गया था ना जी। यकम नवंबर कह लो या 31 अक्टूबर कह लो, आपकी मर्जी है, ठीक है जी। बोलो 112, लेकिन हमें इस वक्त क्या चाहिए, अक्यूमुलेटेड। अब क्या करोगे आप, कॉस्ट पकड़ो, कॉस्ट 250, कॉस्ट माइनस दी 120 माइनस 112 नहीं कर देना था, ठीक है, कितना 138 आ गया जी। 138 से अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट को मसला है तो बताओ। कैश गिवन था सवाल में, कितने का बिका, कितने का बिका, 90 रुपए का बिका, सेल प्रोसीड्स। बिल्कुल सिंपल एडजस्टमेंट थी जी। क्या आया, लॉस ही होना चाहिए, कितना 22। लो जी, ये होना था। अब वो कहता है डिस्पोजल वाज नॉट रिकॉर्डेड, यानी ये सब कुछ उसने नहीं किया, लेकिन मसला ये है कि कैश तो उसको आ गया है ना, इसका तो उसने कुछ ना कुछ अब करना है, क्योंकि कैश की एंट्री अकाउंटेंट नहीं भूलता। सर कह रहा था ठीक है, कैश की एंट्री अकाउंटेंट, अब ये कैश तो डेबिट, वो कहता है डिस्पोजल इज नॉट रिकॉर्डेड। डिस्पोजल रिकॉर्ड होने का मतलब ये होता है एसेट अकाउंट में से एसेट को निकाल डालो, एक्विजिशन अकाउंट में से उसके एक्विजिशन को निकाल दो, इसको डिस्पोजल में फेंको, गेन, ये डिस्पोजल होता है, ठीक है। ये रिकॉर्ड नहीं हुआ, डिस्पोजल वाज नॉट रिकॉर्डेड, गलती ये पड़ी है। डिस्पोजल वाज द किथे गया ठहर जाना, मैंने गलती शुरू तो लेके आने दो। द डिस्पोजल वाज नॉट रिकॉर्डेड एंड द अमाउंट रिसीव्ड 90 वाज क्रेडिट टू, ओ माय गॉड, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। तो शुक्र है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को क्रेडिट किया इसने, और कुछ नहीं किया जी। कितने से, अजीब ही नहीं एंट्री की वैसे भाई ने। चलो जी अब शुरू करें काम, कर दें शुरू काम। चलो अब वो कहता है जी अक्यूमुलेशन को डेबिट करना था, नहीं किया तो करें। अच्छा, अब इसका असर हमारी डेप्शन पे भी पड़े, चलो देखते हैं। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट करो, कितने से, कैश डेबिट होना था, हो गया, कुछ भी ना करें, कुछ भी ना करें। P&L डेबिट होना था, नहीं हुआ, करें ना जी 22। PPE क्रेडिट होना था, नहीं हुआ, मैं तो कहता हूँ इकट्ठी एंट्री करनी है, तो एक्सपेंस क्रेडिट करना नहीं चाहिए था, गलत किया है क्रेडिट, तो इसको भी डेबिट कर दें, ठीक है 90 से, और एक ही बार एंट्री कर दें PPE को 250 से। लेकिन अब आपको पता है करेक्टिंग एंट्री है, इसके अंदर अगर PPE हिट हो गया है तो डेप्रिसिएशन है तो हिट होना ही है। अब मसला क्या है, मसला ये है कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, तो इसलिए 250 को पकड़ के जान नहीं छूट सकती, लेकिन ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत भी नहीं है, 120 में ही गलती हुई है ना। द डिस्पोजल वॉज नॉट रिकॉर्डेड डन बाय अकाउंटेंट के अंदर तो देखो एसिड कोई निकला ही नहीं, जब एसिड निकला नहीं तो ये सारे का सारा 120 पड़ा रहा, जब पड़ा रहा तो सारा साल डेप्रीशिएट भी हो गया। अब इसी 120 का मसला है, तो 120 रुपये को 20% से मल्टीप्लाई करो, और ये डायरेक्ट सिखाया था आपको शॉर्टकट, क्या करो, इसको यकम नवंबर तक डेप्रीशिएट करना था, 4 महीने तो करना था, उस पर आपको मसला नहीं है। डेट ऑफ एरर से ईयर एंड तक कितने महीने ज़्यादा डेप्रीशिएट हो गया, 8 महीने, तो 8/12। बोलो PPE क्रेडिट हो रहा है, कम हो रहा है, तो डेप्शन भी कम होनी थी, डेप्शन कम करने की एंट्री क्या होती है, PPE डेबिट डेप्रीसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट जी। आप इसको अक्यूमुलेशन डेबिट भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। कितना, कुछ रह गया, अ चेक इशूड फॉर 1, ये तो कल भी किया है, बहुत आसान है। अ चेक इशूड फॉर 1 ईयर्स रेंट फ्रॉम यकम मई 23 to 30 अप्रैल 24। हमारा साल एंड हो जाना है बीच में 30 जून 24 पे, नहीं 23 पे, ओहो अच्छा 30 जून 23 पे, तो मई जून, बस 2 महीने आपका इनकम या एक्सपेंस बाद में देखते हैं, 2 महीने आपके P&L में जाने हैं और 10 महीने आपके बैलेंस शीट में जाने। पता नहीं अब क्या इनकम या एक्सपेंस देखता हूँ। अ चेक इशूड फॉर 1 ईयर रेंट, मतलब रेंट एक्सपेंस, 2 महीने का एक्सपेंस बनाओ, 10 महीने की प्री पेमेंट है, ठीक है, अभी तक तो मुझे ये नजर आ रहा है। अमाउंटिंग टू 240। अच्छा अब जरा सब्र से, एहतियात से, इत्मीनान से, एहतियात से, इत्मीनान से करना शुरू करते, किधर कर रहे थे, ये करना तो शुरू करें इसको, फिर देखते हैं आगे होता क्या है। एडजस्टमेंट 5, पहले तो हम ओरिजिनल एंट्री कर लेते हैं जी। रेंट एक्सपेंस डेबिट करो, एक्सपेंस डेबिट करो, कितना ही टोटल 240 साल का है, इसमें से 2 महीने P&L में डाल दो,
बाकी आप प्रीपेड बना लो, प्रीपेड रेंट, ठीक है, कितना बनता है, बस डायरेक्ट लिख दो ना, बैलेंसिंग डाल दिया करो बस, ठीक है ना, 10 महीने का है ये, 10 महीने का, ओके। और बैंक से चेक इशू किया हमने 240, डन हो गया। अच्छा, अब ये हमने चेक इशू किया था, लेकिन अब को हमारा ये नहीं था कि हमारे को पैसे जैसे नहीं पड़े होते, कोई गलती भी हो जाती है, डेट की गलती होगी, 100 मसले मसाइल होते हैं इंसान के साथ, ठीक है, तो कोई गलती हो गई होगी, जिस वजह से क्या हुआ, द चेक वॉज डिसऑनर ड्यू टू मिस, देखा नेम, हमने हमारे पैसे पड़े होते हैं, हम कभी, ये तो पता है आपको ऑफेंस है, ये तो जुर्म है, आपके पैसे ना पड़े और आप चेक इशू कर दें, ठीक है ना, हमने पैसे पड़े थे, बस हमारे वो नाम, वो हमने उमर यूं लिख के भेज दिया, उस उमर का नाम जिसके अकाउंट के पैसे थे, जिस बिजनेस के, उसका UMER था, तो वो वापस आ गया, चेक डिसऑनर हो गया। अब या तो इस चेक के ऊपर यहाँ पे ए काट के लिख के साइन करेंगे या नया चेक देंगे, लेकिन इन एनी केस ये वाला चेक जो है आपको बताया था, ये कैंसिल करना चाहिए, ठीक है। मुझे नहीं पता आगे क्या हुआ है, मैं कह रहा हूँ कि ये असूल की बात क्या है, ये चेक क्या करो आप, बैंक डेबिट करो, बात समझ आ रही है, बैंक डेबिट करो, और ये दोनों चीज़ें क्या कर दो, क्रेडिट कर दो, ओके। उसके बाद ये क्या है, 40 और 200, ऐसी तरह मैं ज़रा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है। अब वो कहता है, ये तो मैंने आपको बताया कि ये होना चाहिए था, वो कहता है नो एंट्री वॉज मेड अपॉन रिटर्न ऑफ चेक एंड न्यू चेक वॉज इशूड बाय, उसने कहा कि ये वाली एंट्री नहीं की, एक और नया चेक बस इशू कर दिया। अब भाई क्या दिल में आती है, हाँ जी, आफ्टर ईयर एंड है, तो चलो आफ्टर ईयर एंड है, तो न्यू चेक वाज इशूड आफ्टर ईयर एंड, तो आप फिर ये एंट्री जो होनी थी, उसके बाद ये भी होनी थी, ये करके ये कैंसिल करना था, ये एंट्री नहीं हुई तो करनी पड़ेगी ना, ठीक है। तो आपने जो एंट्री करनी थी वो एंट्री आपने नहीं की, तो वह एंट्री आप कर लें, मेहरबानी आपकी, ठीक है। तो एंट्री क्या करेंगे आप, बैंक को डेबिट करें और रेंट एक्सपेंस को क्रेडिट करें और प्री पेमेंट को क्रेडिट करें, ठीक है जी, ओके। अच्छा, अब एक बात ये भी ध्यान में आ सकती है कि सर ये रेंट आपने क्यों क्रेडिट कर दिया, आप सिर्फ बैंक को क्रेडिट कर दें, अब अलग से एंट्री करना चाहो तो आप कर लो, ये 40 रुपये एक्सपेंस तो बन गए हैं ना, तो उसकी एंट्री आप अलग से करना चाहो तो आप कर सकते हो, रेंट एक्सपेंस डेबिट, रेंट पेएबल क्रेडिट, ठीक है जी, ओके डन। ये देख लेना, एक एंट्री है अब आखिरी। अच्छा, अब रह सिर्फ गया कौन सा है, टाइमथी, ठीक है। और अच्छा सवाल है, अब इसको ईद की छुट्टियों में आपने कर लेना है अगर अभी तक नहीं किया तो, ठीक है। चलें, अभी है 5 मिनट, अब आ जाएं आप, वो ज़रा गंद पड़ गया, मतलब समझा दी थी आपको ओरिजिनल वाली बस, ठीक है। देखो ना, ये काम करके आपको तीसरी एंट्री ये लिखनी चाहिए ना, एक मिनट यार, अब इसको मिटा के फिर करूँ ये सारा, ठहरो, एक मिनट रुक जाओ, फिर 1 मिनट रुक जाओ, आपको समझ कोई नहीं आ रही, इसलिए 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, मैं लिख ही देता हूँ यार, ज़बानी ना, फिर ज़बानी है, आप लोग फिर पता है टायर होते हैं सारे चारे, ओले जी, इधर देखो, बैंक डेबिट, रेंट एक्सपेंस क्रेडिट और प्रीपेड रेंट क्रेडिट, ये कर दो रिवर्सल पर, ठीक है। ये होना चाहिए था, ये हटा दो साइड पे, ये नहीं है असल में ये तो हो चुका होता है ना सही, ये तो सिर्फ समझाने के लिए लिखा था, आपने रिवर्सल की एंट्री करनी थी, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये रिवर्स करें, और साथ ही ये ख्याल आना चाहिए आपको कि यार ये रेंट एक्सपेंस तो बन चुका है ना, तो इसको एंट्री इसकी पास को, रेंट एक्सपेंस डेबिट, रेंट पेएबल क्रेडिट, तू हाले भी रह गए, बात समझ आई है ये। अब ये देखो, ये तो पहली जब चेक हमने इशू किया था तो ये एंट्री उस वक्त हुई होगी, इसका तो मसला ही वो नहीं कह रहा, ये तो समझाने के लिए मैंने किया, यहां नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है। रिवर्सल की एंट्री होनी चाहिए थी, वो उसने नहीं की, तो आप कर लो, रिवर्सल की एंट्री उसने नहीं की तो आप कर लो, क्या एंट्री होगी, ये लिखी हुई है ना, ये ठीक है। और साथ ही ख्याल आया आपको, यार वो 40 रुपये का एक्सपेंस तो बन गया ना, पे नहीं हुआ तो फिर पेएबल है, तो साथ ही आपने रेंट एक्सपेंस डेबिट, रेंट पेएबल क्रेडिट की एंट्री भी कर लेनी है, ठीक है बच्चों, ओके डन। अच्छा, इसकी पिक्चर
टर्म टेस्ट पे आ जाए। अभी तो बेटा 1 बजा है। अच्छा चलें, वैसे देख तो लें टर्म टेस्ट को। अच्छा चलें, फिर होमवर्क में ये दोनों सवाल कर लीजिएगा दोबारा, ठीक है। बस अब मैं छुट्टी कर रहा हूँ। सबसे मेरा फेवरेट सवाल ये है, क्योंकि इसमें क्या था, डिस्कस, और 3 स्टैंडर्ड्स में डिस्कशन, 3 स्टैंडर्ड से डिस्कशन आई थी, ठीक है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ को छेड़ा गया था, यहाँ पर बोरिंग कॉस्ट को, यहाँ पर मुफ्त के नंबर थे। चलो देखते हैं लिखा क्या आपने, ठीक है। तो ये बहरहाल इंशाल्लाह अब मैं 1 बाय 1 डिस्कस करूँगा। आज बच्चों का कोई मिजाज नहीं लग रहा मुझे, ठीक है। तो एडवांस में ईद मुबारक। अब ज़िंदगी रही तो ईद के बाद मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।